अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मुझे जो कुछ मालूम था वो मैं आपको बता चुका हूँ जनाब, वो कतरे बेजारी से बोला। अब तहकीक और तफ्तीश करना आपका काम है। मैं तो ये चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द मुजरिमों को गिरफ्तार करके सामने लाएं और इनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करें। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मुझे इस काम के लिए आपकी और आपके गांव वालों की मदद और ताउन की ज़रूरत है। मौके पर मौजूद लोगों से मैं सरसरी पूछताछ कर चुका हूँ, लेकिन कोई हौसला अफजा नतीजा बरामद नहीं हुआ। आपने भी कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया। क्यों ना एक काम करें चौधरी साहब। क्या काम? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने जवाब में बताया, मैं आपके साथ हवेली चलता हूँ। हो सकता है आपके अहले खाना के साथ बातचीत करने से कोई मुफीद बात मालूम हो जाए। बिस्मिल्लाह, तशरीफ़ लाएं। मैं चौधरी शहादत अली की मैयत में उसकी हवेली में पहुंच गया। हवेली के अंदर ख़ानदान के बहुत कम लोग आबाद थे। चौधरी शहादत अली की बीवी सफ़िया से मेरी मुलाकात हुई। सफ़िया चौधरी से कोई 5 साल छोटी यानी लगभग 30 साल की थी। वो एक गोरी चिट्टी और खूबसूरत औरत थी। अपनी वज़ीक़ते और शख्सियत के एतबार से वो बनी बनाई चौधराइन थी। अगर कोई ये ना भी बताए कि वो फैज़ाबाद के चौधरी शहादत अली की घरवाली है, तो भी एक नज़र देखने वाले को फ़ौरन पता चल जाता था कि वो चौधरियों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती होगी। चौधरी शहादत अली की 3 औलादें थीं। सबसे बड़ा बेटा सदाकत अली 8 साल का था। इससे छोटी एक बहन जमीला थी, जिसकी उम्र 7 साल रही होगी, और सबसे छोटी शकीला महज 5 साल की थी। ज़ाहिर है इन बच्चों से पूछगछ का कोई फ़ायदा नहीं था। हैरत अंगेज़ तौर पर चौधरी सफ़िया भी इस सिलसिले में मेरी कोई मदद ना कर सकी। इन लोगों के अलावा मैंने हवेली में काम करने वाले मुख्तलिफ मुलाजमीन से भी सवाल जवाब किए, मगर हर तरफ से एक ही फतवा आ रहा था कि बड़े चौधरी साहब का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। दुश्मनी तो बहुत दूर की बात है, कोई इनके खिलाफ सोचने का भी तसव्वुर नहीं कर सकता। और यही बात कांटे की तरह मेरे जहन में खटक रही थी। चौधरी ज़फ़र अली की लाश का जो हशर हुआ था और नामालूम मुजरिम जितनी बेदर्दी से इसके दोनों हाथ काट कर अपने साथ ले गए थे, इससे तो यही बात समझ में आती थी कि इस दुनिया में कम से कम एक शख्स ऐसा ज़रूर मौजूद था जो अपने दिल में चौधरी के लिए बड़ी आला पाई की नफ़रत रखता हो। इसके साथ ये भी लाजिम था कि ऐसे इंतकामी शख्स को माजी में चौधरी ज़फ़र अली के हाथों कोई बड़ा नुकसान पहुंचा हो। मैं अपनी थ्योरी से एक सूत इधर उधर हट नहीं सकता था, क्योंकि ये अफसोसनाक वाक़या इसी थ्योरी के तनाजुर में पेश आया था। कोई मेरे पेशावराना तजर्बे को चैलेंज नहीं कर सकता था। ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ किसी ख़तरनाक दुश्मनी के पस मंज़र ही में मुमकिन था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने चौधरी शहादत अली से पूछा, चौधरी साहब, आपकी वालदा माजिदा कहीं नज़र नहीं आ रही, क्या वो हवेली में मौजूद नहीं हैं? अम्मी जी इधर ही हैं जनाब, उसने बताया। खैरियत? आपने इनका क्यों पूछा? मैंने सोचा कि जब सबसे बातचीत हुई है तो बड़ी चौधराइन जी से भी थोड़ी पूछताछ कर लूँ। मैंने कहा, हो सकता है इन्हें कोई ऐसी बात याद हो जो आपके अब्बा जी के मुजरिमों तक पहुँचने में मेरी मदद कर सके। अम्मी जी को हमने इस वाक़ये के बारे में अभी कुछ नहीं बताया, चौधरी शहादत अली ने जवाब दिया। इनकी तबीयत पहले ही बहुत ख़राब रहती है। ये बुरी खबर सुनकर इन्हें गहरा सदमा पहुंचता। वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, जब से अब्बा जी का इंतकाल हुआ है अम्मी जी की हालत बहुत तशवीशनाक है। इनकी समात और बसारत तो पहले ही बुरी तरह मुतासिर थी, अब कमर में भी शदीद दर्द रहने लगा है। यूँ समझें कि पिछले 1 माह से वो चरपाई से लगी हुई हैं। अब्बा जी के इंतकाल को भी लगभग इतना ही अरसा हुआ है। आप खुद सोचें, इन हालात में अम्मी जी को ताज़ा तरीन वाक़ये के बारे में बताना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब, मैंने उस बात पर सर हिलाते हुए कहा। ये मजबूरी तो बहरहाल है। मैं मज़ीद थोड़ी देर तक चौधरी की हवेली में रुका, फिर वापस आ गया। कांस्टेबल्स याकूब और जमील को मैंने गोरकन के हमरा सरकारी अस्पताल भेज दिया था। थाने पहुंचकर पता चला कि अभी तक इनकी वापसी हुई है और ना ही इधर से कोई इत्तला आई है।
मेरे पास फिलवक्त तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए वाहिद जरिया गोरकन करामत अली ही था। ये बंदा इन लोगों के बारे में मालूमात फराहम कर सकता था जिन्होंने चौधरी जफर अली की कब्र खोदकर बकौले शख्स से इसकी लाश की बेहुरमती की थी। पहले मैंने यही सोचा कि गोरकन की वापसी का इंतज़ार करूंगा, लेकिन थाने पहुंचते पहुंचते मैंने इरादा बदल दिया और फैसला किया कि मुझे फ़ौरन अस्पताल जाकर गोरकन की खबर लेना चाहिए। मैंने एएसआई फारूक अहमद को अपने कमरे में बुला लिया। मेरे थाने में फारूक अहमद वाहिद एएसआई था। अमले में इसके अलावा एक हवलदार और 4 कांस्टेबल्स थे। फारूक एएसआई मेरे पास पहुंचा तो मैंने गहरी संजीदगी से इसे मुखातिब किया। मैं गोरकन को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूं। इस दौरान में ये थाना तुम्हारे हवाले है। आप बेफिक्र हो जाएं मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम्हें एक और काम भी करना है फारूक, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम इस थाने में तवील अरसे से ड्यूटी दे रहे हो। फैजाबाद के तकरीबन सभी लोगों से तुम्हारी जान पहचान है। तुमने एक बार किसी मासी का जिक्र किया था जो ज़रूरत पड़ने पर पुलिस के लिए भी काम कर लेती है। मासी जीरा, फारूक ने बताया। हाँ, यही नाम बताया था तुमने। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। खैरियत मलिक साहब, एएसआई ने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। मासी जीरा से आपको क्या काम पड़ गया है? मैंने धीमे लहजे में कहा कि गुज़िश्ता रात जफ़र अली मरहूम की कब्र के साथ जो कुछ पेश आया है वो तुम्हारे इल्म में है। मुझे यकीन है कि ये चौधरी के किसी ऐसे दुश्मन की इंतकामी कार्रवाई है जो अपने दिल में चौधरी के लिए बेपनाह नफरत का मादा रखता है और माजी में जिसने चौधरी के हाथों कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाया हो, लेकिन अब तक की तफ्तीश में कोई शख्स सामने नहीं आ सका और मैं समझता हूँ ये एक तफ्तीशी नाकामी है। इसलिए मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा। मैंने फैसला किया है कि इस सिलसिले में नहायती खुफिया तौर पर मासी जीरा को इस्तेमाल करके ये मालूम करने की कोशिश की जाए कि मेरा मतलूबा बंदा कौन हो सकता है। ठीक है मलिक साहब, फारूक ने ठोस अंदाज में कहा। मैं जीरा मासी को फ़ौरन इस मुहिम पर लगा देता हूँ। इंशाल्लाह एक आध दिन में कोई मुस्बित नतीजा बरामद हो जाएगा। इस काम में निहायती एहतियात की ज़रूरत है फारूक, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं नहीं चाहता कि गांव में किसी को मासी जीरा के मिशन का पता चले। इसे बड़ी राजदारी से हाथ पांव बचाकर काम करना होगा। वो इस नौयत के कामों की माहिर है जनाब, फारूक ने बड़े एतमाद से कहा। वैसे मेरे जहन में एक और बात भी आ रही है। हाँ, बोलो, मैंने इस्तरारी लहजे में कहा। मेरा ये तजुर्बा है कि तुम्हारे जहन में काफ़ी मुफीद और कारआमद ख्यालात पैदा होते हैं। आम डगर से हटकर सोचने वाले ही किसी हतमी नतीजे पर पहुंच पाते हैं। इस तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, वो ममनूनियत भरे अंदाज में बोला। मैं खुद को इस हवाले से बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। यकीन माने मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और सीखने और सिखाने का काम तो चलता ही रहेगा फारूक, मैंने कथा कलामी करते हुए कहा। तुम मुझे किसी और बात के बारे में बताने जा रहे थे जो अभी अभी तुम्हारे जहन में आई है। जी मलिक साहब, उसने गहरी सांस ली, फिर बताने लगा। ये ज़रूरी तो नहीं कि चौधरी जफ़र अली की कब्र को इबरत का निशान बनाने वाले फैज़ाबाद में ही बाहर से आए हों। इनका ताल्लुक इसी इलाके से भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, मैंने कब इनकार किया है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। हर बात का इम्कान मौजूद है। मुजरिमों का ताल्लुक फैज़ाबाद से हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि वो किसी और इलाके से आए हों। एक इम्कान ये भी है मेरे जहन में कि इस बेहुदा कार्रवाई में फैज़ाबाद के किसी बासी ने इनकी मदद की हो। मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद एएसआई की आंखों में देखते हुए कहा। इसीलिए मैं मासी जीरा वाली कार्रवाई में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने पर जोर दे रहा हूँ। अगर मुजरिम या इनका कोई साथी फैज़ाबाद से ताल्लुक़ रखता है तो तुम्हें इस बात का मुतलिक एहसास नहीं होना चाहिए कि पुलिस इनके खिलाफ सरगर्म अमल है। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। आप फिक्र न करें, मैं जीरा मासी को इस सिलसिले में तफसील से समझा दूंगा। इसे एक और बात की भी ताकीद करना ज़रूरी है फारूक, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। जी, कौन सी बात? वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में बताया। जीरा मासी को इस बात का पता भी चलाना है कि गांव में से कोई बंदा गायब तो नहीं। जी,
SI ने मायनेखेज अंदाज में गर्दन हिलाई और कहा, मैं समझ गया जनाब। ठीक है, मैंने इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए कहा। तो तुम यहाँ के मामला देखो और मैं अस्पताल जाकर गोरकन को चेक करता हूँ। SI ने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया और मैं एक सेहतमंद घोड़े पर सवार होकर सरकारी हॉस्पिटल की जानिब रवाना हो गया। कुछ देर बाद मैं अस्पताल में था। मज़कूरा हॉस्पिटल मेरे थाने से काफ़ी फासले पर था। मैंने चूँकि पुख्ता सड़क पर घोड़े को सरपट दोहराया था, इसलिए बहुत जल्द अस्पताल पहुँचने में कामयाब हो गया था। मैंने सबसे पहले इस डॉक्टर से मुलाकात की, गोरकन करामत अली जिसकी निगरानी में था। कांस्टेबल याकूब की ज़बानी मुझे पता चल चुका था कि गोरकन को होश आ गया है। इसी तनाजुर में मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, क्या मैं मरीज़ से मुलाकात कर सकता हूँ? मुलाकात से आपकी मुराद बयान लेना है ना? डॉक्टर ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। जाहिर है मैं इससे पूछगछ करना चाहता हूँ, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मुजरिमों तक पहुँचने के लिए गोरकन का बयान लेना बहुत ज़रूरी है थानेदार साहब। किसी डॉक्टर के लिए इसका मरीज़ सबसे ज़्यादा अहम होता है। वो बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में बोला। आप मुजरिमों के साथ दिन रात आंख मिचौली खेलते रहते हैं, इसलिए आप भी अपने फ़राइज़ के हाथों मजबूर हैं, लेकिन मेरे लिए मरीज़ की सेहत बहुत ज़रूरी है। इस मरीज़ की सेहत अभी किसी नौयत के बयान की इजाज़त नहीं देती, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक तो गोरकन को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जा चुकी है और वो होश में भी आ गया है, मैंने नीम एहतिजाजी अंदाज में कहा। फिर इससे मुलाकात में क्या कबाहत है? मुलाकात में कोई कबाहत नहीं है थानेदार साहब, वो बदस्तूर नर्म और ठहरे हुए लहजे में बोला। फिर मेरी उलझन दो चंद हो गई। शायद आपने मेरे अल्फाज पर गौर नहीं किया, डॉक्टर ने मुदब्बराना अंदाज में कहा। मैंने कहा था कि फिल वक्त मरीज़ का इंटरव्यू नहीं हो सकता। हमने इसकी मुनासिब बरहम पट्टी कर दी है। इसके सर में 8 टांके आए हैं। इसकी हालत खतरे से बाहर है और वो होश में भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी सेहत किसी बयान या सवाल जवाब की इजाज़त नहीं देती। आप अगर इसे देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें, लेकिन खुदारा बयान को कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दें। मसलन कितने अरसे के लिए? लफ्ज़ अरसे ने मुझे गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया था। यूँ महसूस होता था जैसे वो हफ्तों या महीनों की बात कर रहा हो। डॉक्टर ने मेरी पेशानी पर उभरने वाली उलझनज़दा लकीरों से मेरी जहनी कैफियत का फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया और तसल्ली बख्श लहजे में बोला, ज़्यादा नहीं थानेदार साहब, बस सुबह तक इंतज़ार कर लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आज मरीज़ को मुकम्मल आराम करने का मौका मिल गया तो वो कल सुबह 100% बयान देने के काबिल हो जाएगा। इसने थोड़ा तवक्कुफ़ किया और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, बज़ाहिर मरीज़ के सर की चोटें बहुत मामूली नौयत की नज़र आती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इन ज़रबात ने इसकी सोच को बुरी तरह मुतासिर किया है। वो अभी आपके किसी भी सवाल का मुनासिब जवाब नहीं दे सकेगा। ठीक है, ओके डॉक्टर, मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिला दी। आई थिंक यू आर राइट, उसने ज़ेरे लब मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। इसके बाद मैं डॉक्टर की मैयत में गोरकन को देखने बोर्ड तक गया। उसका सर सफ़ेद बैंडेज में लिपटा हुआ था। वो अस्पताल के बिस्तर पर चित लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थीं। वसूख के साथ ये कहना तो मुश्किल था कि गोरकन इस वक्त सो रहा था या जाग रहा था, ताहम ये बात यकीनी थी कि वो बेहोश नहीं था। मैंने उसकी नब्ज़ टटोल कर देखी। दिल की धड़कन मामूल की रफ्तार पर थी। सीने के ज़ेरो बम से नॉर्मल और इत्मीनान बख्श तनफ़ुस का भी सुराग मिलता था। गोरकन की मजमूई हालत को तसल्ली बख्श कहा जा सकता था। वो मुकम्मल तौर पर ख़तरे से बाहर था, ताहम तजुर्बेकार डॉक्टर के बकौल अभी इससे सवाल जवाब करना ठीक नहीं था, इसलिए मैं बोर्ड से बाहर निकल आया। कांस्टेबल्स याकूब और जमील मेरे साथ चलते हुए वेटिंग रूम तक आए। वो दोपहर का वक्त था और सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। गुज़िश्ता रात के आखिरी पहर में बरसने वाली बारिश ने चूँकि ज़मीन के सीने को अच्छी तरह भिगो दिया था, लिहाजा ये धूप इस नमी से बगलगीर होकर क़यामत ख़ेज़ हब को जन्म दे रही थी। इस वक्त भी कुछ इसी नौयत की हालत हो रही थी। आज अलसुबह ही भाग दौड़ का आगाज़ हो गया था, लिहाजा भूख भी खूब चमक रही थी। मैंने अपने मातेतों की तरफ देखते हुए पूछा, तुम लोगों ने यहाँ आकर कुछ खाया पिया भी या यूं ही भूखे बैठे हो? खाना पीना क्या था जनाब, बस इधर अस्पताल ही में मसरूफ़ हैं, जमील ने जवाब दिया।
बस 1-2 मरतबा बाहर जाकर सत्तू पिया है जनाब। सत्तू वाले गुड़ के शरबत का 1 गिलास गंदम की 2 चपातियों के बराबर होता है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अगर तुम लोगों ने अब तक सत्तू के 2-2 गिलास मैदे में उतार लिए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम्हें दोपहर का बाकायदा खाना खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप काफ़ी हद तक दुरुस्त फरमा रहे हैं मलिक साहब, याकूब ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। सत्तू के 2 गिलासों से कुछ आसरा तो हुआ है, लेकिन खाने की गुंजाइश अब भी बहरहाल बाकी है। आपको तो पता ही है कि अल्लाह ताला ने। हाँ हाँ बिल्कुल पता है। मैंने हाथ उठाकर उसे मजीद बोलने से रोक दिया। फिर मैदे के हवाले से उसके फ़लसफ़े को दोहराते हुए कहा, अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर इंसान के लिए जितनी नेमतें पैदा की हैं, इसके मैदे के अंदर हर नेमत के लिए एक अलग खाना भी बनाया है। लिहाजा मैं लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका, फिर ड्रामाई अंदाज में इजाफा करते हुए कहा, लिहाजा सत्तू गए अपने खाने में और दोपहर वाले खाने का खाना हिनोस खाली पड़ा हुआ है। यही बात है ना? मेरे बात के इख्तिताम पर वो खुश होते हुए बोला कि वो एक हाथ से अब भी अपने पेट को सहला रहा था। अल्लाह आपका भला करे मलिक साहब, ये की है ना आपने काम की बात। मैं इन दोनों को अपने साथ एक करीबी होटल पर ले गया। वहाँ हम तीनों ने हस्बे ज़ौक़ और हस्बे तलब खाना खाया। फिर मैंने इनसे मुखातिब होकर कहा, मेरा ख्याल है कि तुम दोनों को यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। गोरकन की हालत अब काफ़ी बेहतर है। मुझे पक्की उम्मीद है कि रात तक वो पूरी तरह होशो हवास में आ जाएगा। लिहाजा तुम में से कोई एक मेरे साथ थाने जाएगा और दूसरा यहाँ रुक कर गोरकन का ख्याल रखेगा। ठीक है? ठीक है मलिक साहब, याकूब ने कहा, मैं आपके साथ चलता हूँ। जमील बोला, डॉक्टर साहब ने तो कहा है कि गोरकन को किसी अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं। अस्पताल का अमला पूरी तरह मरीज़ का ख्याल रखेगा। हम चाहें तो कल सुबह से यहाँ से डिस्चार्ज करा के अपने साथ गांव ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने अपने तौर पर बिल्कुल दुरुस्त मशवरा दिया है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, लेकिन शायद वो ये समझना भूल रहा है कि गोरकन करामत अली कोई आम मरीज़ नहीं। होश में आने के बाद वो मुजरिमों की वज़ाकता और हुलिये बयान करके इनके लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस खतरे के पेश नज़र वो यहाँ अस्पताल में आकर गोरकन को कोई शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं और ये नुकसान गोरकन की जान लेने के बराबर भी हो सकता है। लिहाजा मैं थोड़ी देर के लिए रुका और एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, लिहाजा हम गोरकन को अस्पताल वालों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। पुलिस के किसी एक एहलकार को यहाँ चौकस मौजूद रहना है ताकि मुजरिमों के किसी साथी को कोई मजमूम कार्रवाई करने का मौका ना मिले। बस एक रात ही की तो बात है, कल सुबह हम गोरकन को गाँव ले जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, याकूब ने गंभीर अंदाज में कहा। आपने जिस खदशे का इजहार किया है मैं इससे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। आप दोनों बेफिक्र होकर थाने जाएं। जमील ने पुरज़म लहजे में कहा, मैं यहाँ की जिम्मेदारी को संभाल लूँगा। इंशाअल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा। मैं याकूब के साथ वापस आ गया। दोपहर शाम में ढल रही थी। धूप एक मरतबा फिर गायब हो गई थी। बादलों की छोटी छोटी टुकड़ियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से सफ़र करके फैज़ाबाद के आसमान पर जमा हो रही थीं। गोया फैज़ाबाद की ज़मीन और फ़ज़ा एक मरतबा फिर बारिश की लपेट में आने वाली थी। मुझे अस्पताल से लौटे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक मुलाकाती की इतला दी गई। मैंने इतला लेकर आने वाले कांस्टेबल से पूछा, आफताब वो कौन है और कहाँ से आया है? आया नहीं, आई है जनाब। कांस्टेबल ने अपनी अंगुश्ते शहादत से नाक को टच किया और मायनाखेज़ अंदाज में बताया, अच्छा तो वो कोई औरत है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, वो मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहती है और कहाँ से आई है? उसने अपना नाम क्या बताया है? मेरे सवालात की बौछार ने कांस्टेबल को बौखला कर रख दिया। वो जल्दी से संभलते हुए बोला, जनाब नाम और काम तो उसने बताया नहीं। इसकी ज़बान पर बस एक ही जुमले की तकरार है कि वो किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में फिलफौर आपसे मिलना चाहती है। वैसे मेरा अंदाज़ा है कि वो भी फैज़ाबाद ही की रहने वाली है। फैज़ाबाद के रहने वाले तो तुम भी हो आफताब। मैंने घूर कर उसकी आंखों में देखा। फिर अंदाज़ा लगाने की क्या तुक बनती है? क्या तुम फैज़ाबाद के वसनीकों को अच्छी तरह नहीं जानते? जानता हूँ जनाब, और एक एक बच्चे बड़े को पहचानता भी हूँ, वो वजाहत करते हुए बोला। लेकिन इस औरत ने खुद को खुसूसन चेहरे को एक चादर में छुपा रखा है। लंबे चौड़े घूंघट के बायस मैं इसकी सूरत नहीं देख पाया, पर इसकी आवाज़ जानी पहचानी महसूस होती है, जिससे मेरे जहन ने अंदाज़ा लगाया कि वो फैज़ाबाद ही की रहने वाली होगी।
ٹھیک ہے، میں نے مزید کسی بحث میں پڑے بغیر فیصلہ کن انداز میں کہا، تم اس پردہ پوش عورت کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ کانسٹیبل آفتاب مجھے سلوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مذکورہ عورت میرے سامنے موجود تھی۔ اس وقت ہم دونوں کے سوا کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا، وہ چادر کو سنبھالتی ہوئی بیٹھ گئی۔ میں چند لمحات تک اس نیٹو ایکسپریس کا بغور جائزہ لیتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں بی بی، بولو تم کون ہو اور مجھ سے کیا کام ہے؟ میں آپ کو ایک اہم اطلاع دینے آئی ہوں، وہ دھیمے انداز میں بولی۔ اس کی آواز سے میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ کوئی نوعمر لڑکی ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، کون سی اہم بات؟ اور کان کھول کر سن لو، میں تمہارے اس طویل گھونگھٹ کے پیچھے سے کچھ نہیں سنوں گا، تمہیں کھل کر میرے سامنے آنا ہوگا۔ میں یہ چادر ہٹا دوں گی اور اپنا مکمل تعارف کرانے کے بعد بات کروں گی، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولی۔ لیکن تھانے دار جی، اس سے پہلے آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ میں نے کڑے انداز میں پوچھا۔ آپ میری یہاں آمد کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ میں خواہ خود کو اور اپنے ابا کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میں جس طرح چادر میں لپٹی ہوئی یہاں آئی ہوں، اپنی بات کہنے کے بعد بھی اسی طرح پردہ کر کے واپس چلی جاؤں گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نہ صرف تمہاری بات سمجھ رہا ہوں بلکہ یہ اندازہ بھی قائم کر چکا ہوں کہ تم جو کچھ بھی مجھے بتانے آئی ہو وہ بہت ہی سنسنی خیز اور تہلکہ مچا دینے والا ہے، میں نے پورے اعتماد انداز میں کہا، اور پھر پوچھا، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جی، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں آپ کو جو خاص بات بتانے آئی ہوں اس کا تعلق بڑے چودھری صاحب کی قبر والے معاملے سے ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا راز کسی پر ظاہر نہیں کروں گا۔ اس کے بدلے میں تمہیں بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ مجھے چکر دینے کے لیے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لو گی، اور اب یہ باقی کی باتیں تمہارے چہرے سے چادر ہٹنے کے بعد ہی ہوں۔ غلط بیانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ چہرے پر مسلط گھونگھٹ کو ہٹاتے ہوئے بولی۔ میں قانون کی مدد کرنا چاہتی ہوں، میرے خیال میں بڑے چودھری صاحب کی لاش کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ادھر اس کی بات ختم ہوئی، ادھر اس کا چہرہ میرے سامنے طلوع ہو گیا۔ میرا اندازہ 100% درست تھا، اس کی عمر لگ بھگ 20 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک پرکشش اور حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔